नए घर में शिफ्ट होना और वहां बसना एक खुशी का मौका माना जाता है, जहां लोग अपनी जिंदगी का नया अध्याय शुरू करने की उम्मीद करते हैं। लेकिन जब नई प्रॉपर्टी भूतिया घर निकलती है तो ये नए रहने वालों की जिंदगी में तबाही मचाती है और उन्हें मजबूर कर देती है कि वे उसे हमेशा के लिए छोड़ दें। नंबर 20, मिशेल, इंडियाना का विस्पर्स एस्टेट स्थानीय लोगों और पर्यटकों में अमेरिका के सबसे डरावने भूतिया घरों में गिना जाता है। 1899 में डॉक्टर जॉन गिबन्स और उनकी पत्नी जेसी ने अपने 10 साल की बेटी रैचल और अपनी छोटी बच्ची एलिजाबेथ के साथ इस घर में रहने का फैसला किया। एक क्रिसमस की सुबह रैचल अपने क्रिसमस गिफ्ट्स खोलने के लिए बहुत उत्साहित थी और जब वह यह देखने की कोशिश कर रही थी कि उसे क्या मिला है तो वह गलती से खुली लौ के बहुत पास चली गई और बुरी तरह जल गई। इस हादसे के कारण उसे ऊपर के मंजिल के एक कमरे में रखा गया, लेकिन दुर्भाग्यवश वह ठीक नहीं हो पाई और 2 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना के जलने के निशान अब भी उस दरवाजे पर दिखते हैं जो डाइनिंग रूम को पार्लर से जोड़ता है, पर यह घर में एकमात्र निशान नहीं है। कई लोगों ने रेचल की हंसी सुनने का अनुभव किया है, जैसे वह अभी भी खेल रही हो। कुछ लोगों ने कदमों की आवाज सुनी है और कभी कभी इमारत के चारों ओर दौड़ते हुए देखा है। लोगों ने उस बेडरूम की दीवारों से फुसफुसाहटें सुनी हैं जहां जेसी और एलिजाबेथ की मौत हुई थी। एक अलमारी के दरवाजे का हैंडल अपने आप हिलता हुआ देखा गया है, जिससे अक्सर अलमारी अपने आप खुल जाती है। एक बार महिलाओं का एक समूह खास तौर पर रेचल से संपर्क करने के इरादे से इस घर में आया था। वे रेचल के लिए गुड़िया लाईं और उसे दूसरी मंजिल के उसी बेडरूम में छोड़ दिया जहां रेचल ने अपने आखिरी दिन बिताए थे। उन्होंने रेचल से संपर्क करने की कोशिश की, उसका नाम पुकारा और उम्मीद की कि उन्हें कोई जवाब मिलेगा। फिर उन्होंने कुछ सीढ़ियों से उछलते हुए नीचे आकर बीच के हिस्से में रुकने की आवाज सुनी। जांच करने पर पता चला कि वह रेचल की गुड़िया थी जो किसी तरह सीढ़ियों से नीचे आ गई थी। उन्होंने उसे उठाया तो वह जली दिखी और उसमें से जल्ले की गंध थी। नंबर 19, मॉली ब्राउन एक परोपकारी उच्च समाज की चर्चित हस्ती और कार्यकर्ता थी जो 1912 में टाइटैनिक के डूबने की घटना में मशहूर रूप से बच गई थी। वह उन कई निवासियों में से एक थी जो एक डरावने भूतिया घर में रहती थी, जिसे अब डेनवर कोलोराडो के 1340 पेंसिल्वेनिया स्ट्रीट पर मॉली ब्राउन हाउस म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। यह घर 1889 में बनाया गया था और वर्षों के दौरान यह एक निजी निवास, युवकों के लिए बनाए गए अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स और आवारा लड़कियों के लिए घर के रूप में भी इस्तेमाल हुआ है। आज यह एक शैक्षिक संग्रहालय के रूप में कार्य करता है, लेकिन भूतिया होने की अपनी प्रतिष्ठा के कारण अक्सर पैरानॉर्मल जांचकर्ताओं द्वारा दौरा किया जाता है। 1970 के दशक में यह एक परित्यक्त घर बन गया था जिसे गिराने की योजना बनाई गई थी। हिस्टोरिक डेनवर समूह ने 1910 की तस्वीरों से इमारत को पुनर्स्थापित करने के लिए पर्याप्त धन जुटाया, लेकिन अक्सर यह बताया जाता है कि मॉली अभी भी उस घर में मौजूद हैं और कभी-कभी पाइप और सिगार तंबाकू की गंध भी महसूस की गई है। कुछ लोग मानते हैं कि इमारत में धूम्रपान मना होने के कारण जो गंध आती है वह मॉली के पति जे ब्राउन की आत्मा के कारण है, जो अब भी वहां है। टूर गाइड और म्यूजियम कर्मचारी अनुभव कर चुके हैं कि बल्ब बिना वजह ढीले हो जाते हैं, जिन्हें नियमित रूप से जांच कर फिर से लगाना पड़ता है। उन्होंने बताया कि विक्टोरियन युग की ड्रेस पहने महिला को मॉली के पुराने कमरे में फर्नीचर इधर उधर करते देखा, जैसे वो उसे अपने पसंद के अनुसार रखना चाहती हो। वह कभी कभी डाइनिंग टेबल पर भी दिखती है, जिससे आगंतुक उनकी तस्वीरें ले सकते हैं। कुछ लोगों ने बताया कि मॉली और जे को घर में घूमते देखा, जिससे कुछ कमरों में ठंडी जगहें बनती हैं। जे और मॉली की एक बेटी थी जिसका नाम कैथरीन था, जिसकी दुखद रूप से कम उम्र में ही मृत्यु हो गई थी। उसके पुराने बेडरूम में बताया गया है कि खिड़की के ब्लाइंड अपने आप ऊपर नीचे होते रहते हैं। मॉली की माँ जोआना, जो कभी कभी इस दंपत्ति के साथ रहती थी,
उन्हें भी कैथरीन के बेडरूम की खिड़की में खड़े हुए देखा गया है, जहां कैथरीन के निधन के बाद वह रुकी थी। इसके अलावा एक चिड़चिड़े पुरुष नौकर को भी देखा गया है, जो घर की पहली मंजिल पर सीढ़ियों के पास टंगी एक आईने में दिखाई देता है। नंबर 18, ग्लेसनर हाउस, जो 1800 साउथ प्रेयरी एवेन्यू, शिकागो, इलिनॉय में स्थित है। 1885 और 1886 में वास्तुकार हैरी हॉब्सन द्वारा डिजाइन किया गया था। रिचर्डसन, जिन्हें वास्तुकला की दुनिया में एक दूरदर्शी माना जाता है, क्योंकि उन्होंने उस समय की पारंपरिक अमेरिकी वास्तुकला को यूरोपीय रोमानेस्क शैलियों के साथ मिलाया, जिससे रिचर्डसोनियन रोमानेस्क शैली के नाम से जानी जाने वाली शैली बनी। हालांकि ग्लेसनर के पड़ोसियों को यह पसंद नहीं आया, क्योंकि यह आसपास की वास्तुकला से मेल नहीं खाता था और घर खटकने वाला लगा। लेकिन वह और उनकी पत्नी फ्रांसिस बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए और 1887 में इस घर में आकर रहने लगे। उन्होंने घर के डिजाइन और निर्माण पर कुल $1,49,000 खर्च किए थे और अगले 50 वर्षों तक वे वहां खुशी खुशी रहे। लेकिन हेनरी रिचर्डसन अपने डिजाइन का अंतिम परिणाम नहीं देख सके, क्योंकि ग्लेसनर हाउस की योजनाएं पूरी करने के कुछ हफ्तों बाद ही उनका निधन हो गया। श्रद्धांजलि में ग्लेसनर परिवार ने उनकी तस्वीर हवेली की दीवार पर टांग दी, जो आज भी वहां है। कई लोगों ने हवेली में ठंडी जगहों की रिपोर्ट की है। माना जाता है कि ये हेनरी रिचर्डसन की आत्मा के कारण है, जो अब उस घर का आनंद ले रहे हैं जिसे बनाने में उन्होंने मदद की थी। सीढ़ियों पर और हवेली के मास्टर बेडरूम में आगंतुकों ने एक सफेद आकृति को देखने की रिपोर्ट की है, जो वहां मंडराती हुई प्रतीत होती है। कुछ लोगों ने रिचर्डसन को और भी स्पष्ट और साफ तौर पर देखा है, इतना कि वे उन्हें उस तस्वीर से पहचान सके जो अब भी घर की एक दीवार पर टंगी हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि रिचर्डसन जीवित लोगों पर भरोसा नहीं करते कि वे इमारत की देखभाल वैसे करेंगे जैसी करनी चाहिए, और इसलिए वे यह सुनिश्चित करने के लिए घर में ही रहते हैं कि यह अच्छी हालत में बना रहे। यह भी कहा गया है कि उन्हें सिर्फ इमारत में ही दिलचस्पी है, न कि उसके आने जाने वालों में, क्योंकि आज तक उन्हें घर की गलियारों से गुजरने वालों के पास जाते या उनसे बातचीत करते हुए नहीं देखा गया है। नंबर 17, ड्रूरी मैंशन, जिसे 1912 में फ्रांसिस ड्रूरी द्वारा बनवाया गया था, क्लीवलैंड, ओहायो के 87वें स्ट्रीट पर 8615 यूक्लिड एवेन्यू पर स्थित है। अगले 12 वर्षों तक ड्रूरी, उनकी पत्नी जूलिया और उनका बेटा इस इमारत में रहे, इससे पहले कि वे 1924 में अपने कई पड़ोसियों की तरह एक अधिक समृद्ध पूर्वी उपनगर में जाने का फैसला करें। उन्होंने गेट्स मिल्स में 155 एकड़ का एक फार्म खरीदा, जिसका नाम सीडर हिल था, और यहां उन्होंने अपने पुराने घर की एक प्रतिकृति बनवाई, जो यूक्लिड एवेन्यू वाले घर से 1.5 गुना बड़ी थी। लेकिन पहले भवन से अपनी मृत्यु से बहुत पहले ही बाहर चले जाने के बावजूद कहा जाता है कि जूलिया आज भी उसकी गलियारों में घूमती हैं। टूर गाइड की रिपोर्ट के अनुसार जब वे समूह से झील किनारे घर के फायरप्लेस पर बात कर रहे थे, तो घर से जुड़ी जूलिया की कहानी पर चर्चा हो रही थी। जैसे ही उन्होंने उसका नाम लिया, फायरप्लेस के ऊपर की लाइटें बार बार जलने और बुझने लगी, जैसे कि ये जानबूझकर किया जा रहा हो। कुछ दिनों बाद जब वह हवेली में घर के क्यूरेटर को तस्वीरें लौटाने आया, तो उसने बताया कि क्या हुआ था, और जैसे ही उसने जूलिया का नाम लिया, वही घटना फिर से घटी। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वह बताना चाह रही थी कि वह अभी भी घर में है। लोगों ने इस डरावने घर में दरवाजे खिड़कियों को अपने आप खुलते बंद होते देखा है, और आगंतुकों ने अकेले होते हुए भी कमरे में अपने साथ और लोगों की मौजूदगी महसूस की है। 1978 में एक काउंसलर ने बताया कि उसने ऊपरी मंजिलों में से एक पर पुराने जमाने की पोशाक पहने एक महिला को खड़े हुए देखा, जबकि एक अन्य युवा महिला को देखते ही देखते अचानक आग की लपटों में गायब होते देखा गया है। भूतिया घरों की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक 1972 की है, जब 2 पुलिस अधिकारियों को उस इमारत की निगरानी करने का काम सौंपा गया था, जो उस समय खाली थी। अगली सुबह ड्यूटी खत्म होने पर वे दोनों पीठ से पीठ सटाकर हाथों में बंदूकें लिए
डरे हुए बैठे मिले। इमारत में कई बार कदमों की आवाज़ें सुनाई देने की भी कई रिपोर्ट्स आई है और लोगों ने बताया है कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अनजानी मौजूदगी उन्हें देख रही हो। कुछ आगंतुकों ने खिड़कियों के पर्दे अपने आप खुलते बंद होते देखे हैं, जिससे ड्रूरी मैंशन का रहस्य बढ़ जाता है। नंबर 16, डॉर्चेस्टर, डॉर्सेट, इंग्लैंड में स्थित एथलहैम्पटन हाउस न सिर्फ सबसे अच्छी तरह से संरक्षित मध्ययुगीन घरों में है, बल्कि इंग्लैंड के सबसे प्रेतवाधित घरों में भी गिना जाता है। इस घर का निर्माण सर विलियम मार्टिन द्वारा 1485 में किया गया था और आज भी इसमें उस समय की कुछ असली फर्नीचर की चीज़ें मौजूद हैं। इसके बाद इस घर को 1891 में एल्फ्रेड डी ला फॉन्टेन ने खरीदा और उन्होंने इसकी मरम्मत करवाई और इसकी ज़मीन पर खूबसूरत बाग बगीचे बनवाए। अगले कुछ वर्षों में यह इमारत कई लोगों के हाथों से गुजरी और 1957 में इसे रॉबर्ट विक्टर कुक ने खरीदा, जिनके पोते के पास यह आज भी है। इस घर में भूत प्रेत की पहली खबरें 1850 के दशक की है, जब पहली बार एक महिला की आत्मा को देखा गया जिसे ग्रे लेडी कहा जाता है। यहाँ एक काले साए को भी देखा गया है जिसे एक भिक्षु का माना जाता है। इस इमारत में काम करने वाली एक नौकरानी ने बताया कि उसने अपने पीछे कदमों की आहट सुनी और जब वह मुड़ी तो उसने भिक्षु को बाथरूम के दरवाजे के बाहर खड़ा देखा। कई लोगों ने उसे संपत्ति के बगीचे में टहलते देखा है। माना जाता है कि वह मार्टिन परिवार का देखभाल करने वाला कैथोलिक पादरी था। एक और मौके पर एक महिला ग्रेट हॉल में बैठी किताब पढ़ रही थी। तभी दो आदमी तलवारबाजी करते हुए अचानक कमरे में घुस आए। शुरुआत में वह घबरा गई, पर जब समझा कि वे उसकी मौजूदगी से अनजान हैं, तो फिर किताब पढ़ने लगी। एक आदमी की बाह कटने पर वह कमरे से चला गया और फिर नहीं दिखा। लोगों ने दीवारों के अंदर से खरोचने और पंजे मारने की आवाज़ें सुनी हैं। माना जाता है कि ये कभी यहाँ रखे गए पालतू बंदर की आत्मा है। स्थानीय किंवदंती के अनुसार मार्टिन परिवार ने सच में एक पालतू बंदर रखा था, जिसे अपनी मर्जी से घर और आसपास घूमने की आज़ादी थी। शराब के तहखाने में लोगों ने एक भूत की तरफ से थपथपाने की आवाज़ें सुनी हैं, जिसे कूपर के नाम से जाना जाता है। हालांकि इस आत्मा के बारे में या इसके घर में होने का कारण ज़्यादा कुछ पता नहीं है। जहाँ तक ग्रे लेडी की बात है, उसे कई बार सुबह के शुरुआती घंटों में घर के अंदर चलते हुए देखा गया है। उसके बाल जूड़े में बंधे होते हैं और वो घर के कई कमरों की दीवारों से होकर गुजरती है। एक घटना में एक नौकर ने एक महिला मेहमान को ट्यूटर रूम्स में से एक की ऊंची पीठ वाली कुर्सी पर बैठे हुए देखा और क्योंकि वह समय मुलाकात के घंटों के बाद का था, उसने उनसे पूछा कि क्या वो बुरा मानेंगी अगर वो चली जाएं, क्योंकि वे रात के लिए जगह बंद करने वाले थे। उस महिला ने बिना कुछ कहे खड़े होकर दीवार की ओर बढ़ी और पैनलिंग के बीच से गायब हो गई। नंबर 15, 31 मार्च 2021 को किम्बरली मेरिडुएना ने एक उबर बुक की ताकि वह रैले डरहम एयरपोर्ट जा सके, क्योंकि वह अपने परिवार और दोस्तों के साथ ईस्टर वीकेंड मनाने जा रही थी। तेज बारिश में जैसे ही उबर ड्राइवर आया, किम्बरली जल्दी से कार की ओर भागी ताकि अंदर बैठ सके। उसने अधिकतर चीज़ें कार की डिक्की में रखी, पर बैकपैक बाहर रखकर पीछे की सीट पर रख दिया। उसने ड्राइवर से कहा कि वह चेक करना चाहती है कि सामने का दरवाज़ा लॉक है या नहीं और जल्दी लौटेगी। ड्राइवर ने कहा, कोई बात नहीं, और किम्बरली जो पहली मंजिल पर रहती थी वापस चली गई। 1 मिनट से भी कम समय बाद वो वापस बाहर आई और उसने देखा कि ड्राइवर उसकी सारी चीज़ों के साथ गाड़ी लेकर जा चुका था। इसमें उसका लैपटॉप, पासपोर्ट, मोबाइल फ़ोन और वॉलेट शामिल थे। फिर उसने देखा कि वह उसकी ओर लौट रहा है, लेकिन रोकने पर भी उसने अनदेखा किया और गाड़ी लेकर चला गया। चूंकि उसका फ़ोन कार में था, उसने एक पड़ोसी से पूछा कि क्या वह उनका फ़ोन इस्तेमाल कर सकती है 911 पर कॉल करने के लिए, जो उसने किया भी, लेकिन उसे बताया गया कि वह ऊबर से संपर्क करे। जब उसने ऐसा किया, ऊबर ने उसे ड्राइवर का नंबर दिया, लेकिन बार बार संपर्क करने पर ड्राइवर ने कहा वो राइड पर है
बात नहीं कर सकता। फिर उसने आईपैड से लोकेशन फीचर इस्तेमाल कर फोन ट्रैक किया और पाया कि ड्राइवर उसी एयरपोर्ट गया है जहां वो जा रही थी। बाद में पता चला उसने ऐसा दिखाने के लिए किया कि उसने उसे वहां उतार दिया और सवारी पूरी की। आखिरकार ड्राइवर डरहम लौट आया और किम्बरली उसे अपनी चीजें लौटाने के लिए मनाने में कामयाब रही। वो न केवल फ्लाइट मिस कर चुकी थी, बल्कि उबर ने उस यात्रा के लिए भी उससे $40 ले लिए, जो उसने की ही नहीं थी। चूंकि वह ईस्टर वीकेंड था, इसलिए अगले दिन की नई फ्लाइट बुक करने में उसे $400 खर्च करने पड़े। कुल मिलाकर उस उबर की डरावनी कहानी ने उसे $700 का नुकसान करा दिया। ड्राइवर ने चीजें लौटा दी, इसलिए डरहम पुलिस उस पर आरोप नहीं लगा सकी। किम्बरली ने उबर से रिफंड मांगा तो उन्हें लॉ एनफोर्समेंट टीम से संपर्क करने को कहा गया। उन्होंने कहा कि वे फोन पर बात नहीं कर सकते क्योंकि उनका कारोबार सिर्फ उबर ऐप से होता है। नंबर 14। रायन सिमोनेटी एक कंपनी के सीईओ है जिसका नाम कन्वे है और 8 जुलाई 2014 को उन्होंने अपने लिए और कुछ सहकर्मियों के लिए एक उबर बुक की थी क्योंकि उन्हें वॉशिंगटन के डाउनटाउन से वर्जीनिया के टाइसन कॉर्नर जाना था। सवारी के दौरान एक समय पर साइमन ने देखा कि जिसे उसने पुलिस अधिकारी समझा वह उनकी कार का पीछा कर रहा था और उन्होंने उबर ड्राइवर से पूछा कि क्या वह जानता है कि क्या हो रहा है। ड्राइवर ने बताया कि वह असली पुलिस वाला नहीं है और निश्चिंत होकर गाड़ी चलाता रहा। अगली ट्रैफिक लाइट पर उसने माफ़ी मांगते हुए कहा, माफ़ कीजिए, हमें यह रेड लाइट तोड़नी पड़ेगी, और गाड़ी तेज भगाई। इसके बाद ड्राइवर ने 9th स्ट्रीट टनल की ओर गाड़ी मोड़ी और फिर आई 395 पर चढ़ गया। अब भी स्पीड लिमिट से काफ़ी तेज चला रहा था। बाद में पता चला कि जो उनका पीछा कर रहा था वह वही टैक्सी इंस्पेक्टर था जिसने रायन और साथियों के कार में बैठने से पहले ड्राइवर से बात की थी। इंस्पेक्टर ने उससे पूछा कि क्या उसने पिछली सवारी सड़क से ली थी, जो जिले में गैरकानूनी है। उबर ड्राइवर के तेजी से निकलते ही इंस्पेक्टर ने पीछा किया और रेडियो पर मदद मांगी, लेकिन 911 सेवा बंद होने से कोई जवाब नहीं मिला। इस समय तक रायन और उसके साथी यात्री डर से कांप रहे थे और अगले 10 मिनट तक वे ड्राइवर से गाड़ी धीमी करने और रोकने की गुहार लगाते रहे, लेकिन उनकी बातें अनसुनी कर दी गईं। रायन ने ड्राइवर की टांग को ब्रेक पैडल पर दबाने की कोशिश की, जिससे उसकी पैंट भी फट गई, लेकिन ये कोशिश भी नाकाम रही। उसने ड्राइवर से कहा कि अगर अगली निकासी पर गाड़ी नहीं रोकी तो जबरदस्ती करनी पड़ेगी। धमकी के बाद ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। टैक्सी इंस्पेक्टर, जो पीछे पीछे आ रहा था, ने रैंप के ऊपर ड्राइवर का रास्ता काटकर उसे भागने से रोक लिया। बाद में एक उबर प्रवक्ता ने बताया कि ड्राइवर को नौकरी से निकाल दिया गया है और अब वह कंपनी का प्रतिनिधि नहीं रहेगा। नंबर 13। अक्टूबर 2014 में लॉस एंजलिस की एक महिला, जिसका नाम उजागर नहीं किया गया है, ने एक पार्टी से घर जाने के लिए उबर बुक किया, लेकिन उसकी जगह उसे असली जिंदगी की एक डरावनी कहानी का सामना करना पड़ा। समय बचाने के लिए उसने ऐप में अपना घर का पता डाला। उबर ड्राइवर आया और वह उसकी कार में बैठ गई, यह सोचकर कि वह जल्दी ही घर पहुंच जाएगी। जैसे ही वे निकले, उसने देखा ड्राइवर गलत रास्ते पर है और पूछने पर ड्राइवर ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वह तुरंत घबरा गई और उसने उसे अपने घर का सही रास्ता बताने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर लगातार उसकी बात को नज़रअंदाज करता रहा और गलत दिशा में गाड़ी चलाता रहा। 20 मिनट बाद उसने गाड़ी एक सुनसान पार्किंग लॉट में रोक दी। यात्री भागने की कोशिश में थी, लेकिन ड्राइवर ने दरवाज़ा पहले ही लॉक कर दिया, जिससे वह बाहर नहीं निकल सकी और अंदर फंस गई। इससे वह जोर जोर से चिल्लाने लगी और ऐसा लग रहा था कि इससे ड्राइवर को होश आ गया और आखिरकार उसने उसे उसके घर पहुंचा दिया। अगले दिन यात्री ने उबर से संपर्क किया और घटना की रिपोर्ट की, लेकिन उसे केवल एक ऑटोमेटेड ईमेल मिला जिसमें ड्राइवर के गलत रास्ता लेने के लिए माफी मांगी गई थी। बाद में उबर ने दावा किया कि यात्री नशे में थी और उसने खुद ही इधर उधर घुमाने के लिए कहा था और यह भी बताया
कि ड्राइवर को नशे में यात्री के लिए मदद मांगने के लिए 911 पर कॉल करनी पड़ी थी। हालांकि उन्होंने यात्री की यात्रा का पैसा वापस कर दिया और कहा कि उन्होंने ड्राइवर से और जानकारी के लिए संपर्क किया है क्योंकि उन्हें यात्रा की रिपोर्टें गलत लगी। बाद में महिला ने लॉस एंजलिस पुलिस से संपर्क किया और वकील रखा, पर ज्यादा जानकारी नहीं मिली। नंबर 12। उबर ड्राइवरों को अक्सर ग्राहकों के प्रति असभ्य या अपमानजनक व्यवहार के लिए डांट मिलती है, लेकिन 51 वर्षीय जेराल्ड मोंटगोमरी ने मार्च 2015 में एक यात्री को छोड़ने के बाद इसे एक कदम और आगे बढ़ा दिया। 27 मार्च को एक महिला ने डेनवर पुलिस विभाग से संपर्क किया जब उसने देखा कि एक आदमी उसके पिछले दरवाजे पर खड़ा है और जालीदार दरवाजा खोलकर पकड़े हुए है। जब उसने पूछा कि वह वहां क्यों है, उसने बताया कि वह उसकी रूममेट्स का दोस्त है और मिलने आया है। उसने कहा कि रूममेट ने किसी के आने की जानकारी नहीं दी और वह दोस्त से संपर्क करने घर के अंदर गई। दरवाजे पर खड़े आदमी का विवरण देने के बाद उसकी रूममेट ने उसे बताया कि वह आदमी उसी सुबह मिले उबर ड्राइवर जैसा लग रहा है। उसने रसीद का स्क्रीनशॉट लिया जिसमें मोंटगोमरी दिख रहे थे और दोस्त को भेजा जिसने पुष्टि की कि वही आदमी था। वह उससे सामना करने के लिए वापस दरवाजे पर गई, लेकिन जब वह वहां पहुंची तब तक वह आदमी वहां से गायब हो चुका था। बाद में पता चला कि मोंटगोमरी ने अपनी सवारी को अनुरोध के अनुसार डेनवर हवाई अड्डे तक पहुंचाया था और फिर वह उसके घर के पते पर वापस आया जहां से उसने उसे उठाया था ताकि वह चोरी की वारदात को अंजाम दे सके। मोंटगोमरी को नहीं पता था कि उस सवारी की रूममेट घर थी और उसने असलियत देखकर पुलिस को बता दिया। जब वे पहुंचे, महिला ने पुलिस को बताया कि दरवाजे पर लौटने पर उसे पता चला कि मोंटगोमरी भाग चुका था और जमीन पर ताले खोलने वाला टेंशनर डिवाइस पाई। जब उससे पूछा गया कि क्या उसे यकीन है कि वही उबर ड्राइवर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, तो उसने पुलिस को बताया कि उसने वही टोपी पहनी हुई थी जो उबर की फोटो में थी। इस जानकारी के आधार पर मोंटगोमरी को गिरफ्तार कर दूसरे दर्जे की सेंधमारी के औजार रखने और पहले दर्जे के आपराधिक अनधिकृत प्रवेश के प्रयास का आरोप लगाया गया। बाद में उसे $10,000 की जमानत पर रिहा कर दिया गया और उस यात्री को उसकी डरावनी उबर यात्रा के लिए पूरा पैसा वापस कर दिया गया। नंबर 11। 15 जून 2015 को थियोडोरा फर्स्टनबर्ग, एंजेला ओनील और केटी वेलर ने सैक्रामेंटो में एक बुक क्लब मीटिंग में शामिल होकर निकल चुकी थी। इसके बाद उन्होंने घर जाने के लिए एक उबर बुक की। ये सोच भी नहीं सकते थे कि ये जल्द ही एक उबर हॉरर स्टोरी में बदल जाएगा। ड्राइवर 36 वर्षीय मार्क विलानो रात करीब 9:45 बजे महिलाओं को लेने के लिए पहुंचा और जब उन्होंने उससे हल्की फुल्की बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने देखा कि वह बहुत शांत था और उनके सवालों के जवाब में सिर्फ छोटे छोटे जवाब दे रहा था। राजधानी के फ्रीवे पर चढ़ने के कुछ देर बाद विलानोव ने अजीब तरह से गाड़ी चलाई, गलत लेन में भटक रहा था, हालांकि नेविगेशन ऐप उसे चेतावनी दे रहा था। शुरुआत में महिलाओं को लगा कि उसका बस पल भर के लिए ध्यान भटक गया था। एंजेला ने जब कहा कि बाईं ओर रहे तो उन्होंने कार सेंटर डिवाइडर की तरफ मोड़ दी और अचानक पूछा, किधर जाना है? महिलाओं ने चिल्लाया, बाईं ओर जाओ, और टकराने से ठीक पहले उन्होंने कार सही दिशा में मोड़ दी। थियोडोरा कहती है कि उस समय उन्होंने सोचा कि क्या ड्राइवर मजाक कर रहा है, लेकिन उसने तुरंत स्पीड बढ़ा दी और 80 मील प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से गाड़ी चलाने लगा। नेविगेशन ऐप ने फोन पर तेज रफ्तार की चेतावनी दी, जिससे वो फिर सामान्य तरीके से गाड़ी चलाने लगा, लेकिन उन्होंने देखा कि उसकी निगाहें बेहद तीखी हो गई थी और वह और चुप हो गया था। जैसे ही वे फ्रीवे के भीड़-भाड़ वाले हिस्से में पहुंचे, उसने दूसरी गाड़ियों के बिल्कुल पीछे पीछे गाड़ी चलाने लगा और बार बार जोर से ब्रेक लगाए, जिससे महिलाएं झटके खाने लगीं। अमेरिकन रिवर पर बने पुल तक पहुंचने से पहले महिलाओं ने फिलिनो से गाड़ी रोकने को कहा ताकि वे उतर सके, लेकिन बिना कुछ कहे उसने एक्सीलरेटर पर जोर से पैर रखा और फिर से तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने लगा। जान के डर से तीनों महिलाएं उस पर चिल्लाईं और गाड़ी रोकने की गुहार लगाई,
लेकिन उसने मना करते हुए कहा, नहीं, आज रात हम सब मरेंगे। थियोडोरा पैसेंजर सीट पर मदद के लिए फ़ोन इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार फिलोनोव उसे झपट लेता और वह फ़ोन छोड़कर रोने लगती। एंजेला, जो फिलोनोव के पीछे बैठी थी, ने बैग से फ़ोन निकालकर उनका एग्जिट निकल जाने के बाद 911 पर कॉल की। उसने डिस्पैचर को बताया कि उनका अपहरण हुआ है और ड्राइवर गाड़ी नहीं रोक रहा। रेड लाइट पर गाड़ी रुकते ही महिलाएं भाग गई और पास के एक कन्वीनियंस स्टोर के कर्मचारियों ने उनकी मदद की। अगले दिन फिलोनोव की जैसी एक कार थियोडोरा के घर के बाहर देखी गई और तीनों महिलाएं फिलोनोव के खिलाफ एक रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर लेने में सफल रहीं, जिसे उसकी उबर ड्राइवर की नौकरी से निकाल दिया गया। नंबर 10। 2020 में FBI ने घोषणा की कि वह मेरी स्पार्क्स के साथ हुए 1975 से अनसुलझे पुराने मामले को फिर से खोल रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको की ग्रेजुएट मेरी स्पार्क्स की हत्या के 45 साल बाद भी उनका परिवार जवाब ढूंढ रहा है। मैरी, जिन्हें आमतौर पर मूली के नाम से जाना जाता था, 1975 में 21 साल की थीं। उन्होंने हाल ही में विश्वविद्यालय से स्नातक किया और अपने वयस्क जीवन की शुरुआत को लेकर उत्साहित थीं। उनकी योजना यूरोप यात्रा और पुराने दोस्तों से मिलने की थी, लेकिन 23 जुलाई 1975 को वो अपने घर के पास रहने वाले दोस्तों से मिलने के लिए उत्साहित थी। FBI फाइल के अनुसार मोली एक महिला रग्बी टीम की सदस्य थी और उस शाम उनकी योजना एक स्थानीय बार में जाकर अपनी कुछ टीममेट से मिलने की थी। वह बार रोजास कैंटीना था, जो अब लोडोस है, जहां छात्र, युवा पेशेवर और बैंडिडोस मोटरसाइकिल ग्रुप के लोग आते थे। जिस रात की बात है वो टकीला के 25 सेंट वाले शॉट्स की रात थी और स्थानीय बैंड परफॉर्म कर रहा था। सस्ते ड्रिंक्स के कारण वहां भीड़ रही होगी, जबकि मॉली ज्यादा नहीं पीती थी। उसने सफर के लिए पिता की सफेद नीली ग्रैंड टोरिनो कार ली थी। अगर उसने अपने परिवार को उन दोस्तों के नाम बताए थे जिनसे वो मिलने का प्लान बना रही थी, तो वो जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई थी। बार में क्या हुआ, इसके बारे में भी कुछ भी सार्वजनिक नहीं किया गया है। माना जाता है कि वो रात 9 से 11 बजे के बीच बार में थी। रग्बी टीम के कुछ सदस्यों ने कहा वे उस रात रोसा की कैंटीना में थे, पर किसी ने कुछ असामान्य नहीं देखा। किसी समय मोली वहां से गई, लेकिन घर नहीं पहुंची। उस रात उसके न लौटने पर माता पिता चिंतित हो गए। अगली सुबह उसके पिता उसे खोजने निकले। कार वही पार्किंग लॉट में थी जहां मोली ने छोड़ी थी, लेकिन बेटी नहीं मिली। मोली ज्यादा देर तक लापता नहीं रही। उसी दिन बाद में उसका शव बार से ज्यादा दूर नहीं एक नाले में मिला। वह किसी कुंद वस्तु से घायल हुई थी और अब जिंदा नहीं थी। बरसात के कारण पुलिस अपराध स्थल से ज्यादा सबूत नहीं जुटा पाई। कोई पैरों के निशान नहीं थे। शुरू में जांच भी ज्यादा अच्छी नहीं थी और एक समय पर कागजी फाइल भी गायब हो गई थी। फिर मामला ठंडे बस्ते में चला गया। सालों में बहुत कम सुराग मिले हैं। FBI ने जानकारी के लिए अपील की है और उन्हें लगता है कि जिम्मेदार लोग अभी भी समुदाय में हैं। वे आशा करते हैं कि समय और नई तकनीक से यह मामला सुलझ सकता है। नंबर 9। FBI जिन अपराधों की जांच करता है उनमें कला चोरी भी शामिल है। कुछ अपराध दुनिया भर में कुख्यात है और कई कला चोरियां संगठित अपराध से जुड़ी मानी जाती हैं। 2016 में स्प्रिंगफील्ड, मिसौरी के एक छोटे से संग्रहालय को इन अपराधों में से एक का शिकार होना पड़ा। संग्रहालय खुलने के लगभग 1 घंटे बाद कर्मचारियों को पता चला कि कई कलाकृतियां गायब है। 1985 में एंडी वारहोल की प्रिंट्स की श्रृंखला स्प्रिंगफील्ड आर्ट म्यूजियम को दान की गई। ये प्रसिद्ध कलाकार की मूल पेंटिंग्स नहीं थी, फिर भी इनमें से हर एक की कीमत करीब 30,000 थी। अपराध के समय स्प्रेटलिन गैलरी में 10 प्रिंट्स का संग्रह लगा था। 7 अप्रैल की सुबह एक सुरक्षा गार्ड ने देखा कि गैलरी से 10 में से 7 प्रिंट्स गायब है। उसने सोचा उन्हें किसी आधिकारिक कारण से हटाया गया है। थोड़ी देर बाद एक और गार्ड ने देखा कि आंगन के दरवाजे में कुछ अजीब है। पेड़ों की कतरन को ताले में फंसा दिया गया था, जिससे कोई भी बाहर से दरवाजा खोल सकता था, भले ही वो अंदर से सुरक्षित लगे।
करीब 10 बजे गैलरी के कर्मचारियों ने देखा कि पेंटिंग्स स्टोरेज में नहीं थी, वे चोरी हो गई थी। गैलरी खाली कराई गई थी, लेकिन वहां पहले ही लोग आ जा चुके थे और शायद कुछ सबूत दूषित हो गए थे। सुरक्षा कैमरों ने रात करीब 12:20 पर एक व्यक्ति को म्यूजियम में चुपके से घुसते रिकॉर्ड किया। अंधेरा इतना था कि जांचकर्ताओं को समझना मुश्किल था कि अपराध अकेले हुआ या कई लोगों ने मिलकर किया। जो भी था, उसने सड़क से आंगन की ओर जाने वाले गेट को पार किया, फिर उस दरवाजे से होकर गया जिसमें छेड़छाड़ की गई थी और सीधे स्प्रैटलिन गैलरी में वॉरहोल प्रिंट्स के लिए पहुंच गया। कुछ मिनटों में उन्होंने 10 में से 7 प्रिंट्स लिए और बाकी छोड़ दिए। जांचकर्ताओं ने अपराध स्थल से कुछ छुपे फिंगरप्रिंट्स लिए, क्योंकि दरवाजे में फंसी लकड़ी की कतरन और एक एग्जिट साइन का इस्तेमाल दरवाजा खुला रखने के लिए किया गया था। अब तक कोई संदिग्ध नहीं पहचाना गया है। कई सूत्रों के अनुसार अपराध से पहले अजीब घटनाएं हुई, जैसे एक ठेकेदार ने अपनी प्रवेश चाबी खो दी थी, लेकिन म्यूजियम स्टाफ द्वारा पूछने पर उसे चाबी डंपस्टर के नीचे मिल गई। यह स्पष्ट नहीं है कि FBI और पुलिस इसे अंदरूनी साजिश मानती है या नहीं। कला की बरामदगी से जुड़ी जानकारी देने पर $25,000 का इनाम रखा गया है और FBI के स्प्रिंगफील्ड कार्यालय से सीधे 4178823303 पर संपर्क किया जा सकता है। नंबर 8। 37 साल बाद भी जब अज्ञात व्यक्ति ने वर्जीनिया स्टेट ट्रूपर जॉनी बोमन पर हमला किया था, उनका FBI केस अब भी अनसुलझा है। ये मामला ऐसा है जिसमें सवाल ज्यादा है और 1980 के दशक से अब तक कम ही प्रगति सामने आई है। अगस्त की गर्म रात में जॉनी पर हमला हुआ। वो अपने परिवार के साथ घर पर था, जिसमें उसकी बेटी, भाई और भाभी थे। करीब 4:30 बजे सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। जॉनी ने दरवाजा खोला तो सामने वाले ने उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। उसे 40 से ज्यादा बार मारा गया। जॉनी निहत्था था, फिर भी उसने मुकाबला करने की कोशिश की। अचानक हमले के बाद अपराधी भाग गया, पीछे चश्मा, विग और हार्ड हैट छोड़ गया, जिन्हें उसने भेष बदलने को पहना था। हमला शुरू होते ही लगभग खत्म हो गया था, लेकिन जॉनी नहीं बच पाए। इतने सालों बाद भी ये वर्जीनिया राज्य के एक ट्रूपर की हत्या का एकमात्र अनसुलझा मामला बना रहा। हालांकि जॉनी ड्यूटी पर नहीं थे, फिर भी अपराध को ड्यूटी से जुड़ा हमला मानकर FBI शामिल हुई। हमले की क्रूरता को देखते हुए ऐसा लगता था कि यह निजी रंजिश से जुड़ा अपराध था। कोई जॉनी को अच्छी तरह जानता था और नहीं चाहता था कि वह जिंदा रहे। चूंकि वह एक स्टेट ट्रूपर था, इसलिए यह समझ में आता अगर अपराधी कोई ऐसा व्यक्ति होता जो जॉनी की वजह से जेल गया हो, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति का रिश्तेदार हो जो पहले ही कानून के खिलाफ जा चुका हो। इस मामले में नामित एकमात्र संदिग्ध कोई सजायाफ्ता अपराधी नहीं था, वो एक और पुलिसकर्मी था। पेरी वॉरेल जॉनी के करीबी और एक अन्य स्टेट ट्रूपर थे। अपराध के बाद उन्हें बिना वेतन छुट्टी दी गई और बाद में वह कार दुर्घटना में गंभीर रूप से अक्षम हो गए। वॉरेल ने वकील के जरिए कहा कि उनका अपराध से कोई संबंध नहीं और जॉनी की जान लेने का कोई मकसद नहीं था। वॉरेल क्यों संदिग्ध थे, यह कभी उजागर नहीं हुआ। अगर अपराधी जॉनी का दोस्त था तो उसने रात में बिना हथियार दरवाजा क्यों खोला, ये समझ आता है। उनकी बेटी, जो अब पुलिस बल में शामिल हो चुकी है, ने दावा किया कि उनके लिए ऐसा करना बिल्कुल भी स्वाभाविक नहीं था। लेकिन विग और हार्ड हैट से पता चलता है कि अपराधी अपनी पहचान छुपाने की कोशिश कर रहा था। अगर उन्होंने इतनी रात को किसी को अजीब कपड़ों में देखा होता तो यह हैरानी की बात है कि वे निहत्थे थे। वॉरेल पर कभी अपराध का आरोप नहीं लगा और मामला आज भी अनसुलझा है। FBI ने अपराध को सुलझाने में मदद करने वाली जानकारी के लिए $50,000 तक का इनाम रखा है। जानकारी FBI को 1-800-253-2-4 पर और वर्जीनिया स्टेट पुलिस को 7038032676 पर दी जा सकती है। नंबर 7। 14 अक्टूबर 1986 को रे एलन टॉर्डेलॉट ने अपनी छोटी बेटी को आखिरी बार अलविदा कहा। दोस्तों के साथ जन्मदिन पार्टी में जाने के बाद वह अचानक गायब हो गई।
6 महीने बाद बीवर पकड़ने वालों को रे का शव मिला। उसके साथ क्या हुआ और जिम्मेदार कौन था, ये अब भी रहस्य है। रे एक युवा मूल अमेरिकी महिला थी और दोस्तों और परिवार के अनुसार वह अपनी मूल अमेरिकी परंपराओं पर बहुत गर्व करती थी और एक प्रतिभाशाली डांसर थी। उन्होंने अपनी परदादी से सीखी हुई कई हुनर सीखे थे जिन्हें वो अपनी बेटी को तब सिखाना चाहती थी जब वो बड़ी हो जाए। उस दिन जब रे गायब हुई, वो घर के पास पार्टी में 5 दोस्तों संग थी। आधी रात को उन्होंने घर जाने की बात कही और किसी ने उन्हें लिफ्ट दी। वे लोग रे के घर तक गए, लेकिन फिर वह कार से बाहर नहीं उतरना चाहती थी। वे लोग कुछ देर तक उस इलाके में घूमते रहे, फिर पार्टी में वापस लौट आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक किसी ने नहीं देखा कि रे दोबारा पार्टी से कब निकले। FBI के अनुसार टोमा ओवरलुक के पास उन्हें 2 अन्य लोगों के साथ एक वाहन में आखिरी बार देखा गया था। जब रे घर नहीं लौटी तो उनके परिवार को लगा कि कुछ गड़बड़ है और उन्होंने अगले दिन पुलिस से संपर्क किया। शुरुआत में उनकी गुमशुदगी को गंभीरता से नहीं लिया गया। सोचा गया कि वह कहीं पार्टी कर रही होंगी और कुछ दिनों में लौट आएंगी। खोज दल में ज्यादातर ऐसे स्वयंसेवक थे जिन्हें फॉरेंसिक की ट्रेनिंग नहीं थी। यह स्पष्ट नहीं था कि रे मिलती तो क्या होता। 6 महीने बाद रे का शव मिला। रे की मौत कैसे हुई यह सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन पुलिस का मानना है कि किसी ने उनकी जान ली थी। FBI इस मामले में शामिल हो गई और स्थानीय कानून प्रवर्तन के साथ मिलकर यह पता लगाने की कोशिश की कि रे की जान किसने ली थी। एक समय पर जांच एजेंसियों ने कहा कि उनके पास एक संदिग्ध था, लेकिन गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे। कुछ सुराग मिले और कार्रवाई हुई, लेकिन कोई भी FBI को यह पता लगाने के करीब नहीं पहुंचा सका कि रे के साथ क्या हुआ। 2019 में जानकारी के लिए एक नई पहल के साथ $20,000 का इनाम रखा गया। उम्मीद की जा रही थी कि अब जब इतना समय बीत चुका है तो कोई ऐसा व्यक्ति सामने आएगा जिसे जवाब पता हो। 2019 के बाद कोई अपडेट नहीं आई है और मामला अब भी अनसुलझा है। नंबर 6। डैनियल इम्बो और रिचर्ड पेट्रोन के लापता होने का मामला शायद FBI की सबसे अजीब अनसुलझी फाइलों में से एक है। ये जोड़ा 2005 में रिचर्ड की कार के साथ गायब हो गया था। आमतौर पर ऐसी परिस्थितियों में यह सबसे संभावित स्थिति होती है कि कोई दुर्घटना हुई हो और यह जोड़ा किसी जलाशय में डूब गया हो। FBI जांचकर्ताओं को लगता है शायद कुछ और भयावह हुआ हो। डैनियल और रिचर्ड बचपन के दोस्त थे और हाई स्कूल में थोड़े समय के लिए डेट करने के बाद अलग हो गए। दोनों के अन्य रिश्ते और बच्चे थे। डैनियल ने जो इम्बो नाम के एक आदमी से शादी की थी। डैनियल और जो का एक बेटा हुआ, छोटा जो, लेकिन बच्चे के जन्म के कुछ समय बाद ही उनका रिश्ता टूट गया। दोनों अलग हुए और डैनियल ने तलाक का फैसला किया। जो के साथ रिश्ता खत्म करने के बाद डैनियल और रिचर्ड ने फिर से एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। ये रिश्ता कभी चलता कभी टूटता था और डैनियल ने उनके गायब होने से ठीक पहले इसे खत्म कर दिया था। लेकिन 19 फरवरी 2005 को उन्होंने फिर से बाहर जाने का फैसला किया। एक और जोड़ा साउथ फिलाडेल्फिया के एबिलीन्स टेक्स मैक्स रेस्टोरेंट में उनके साथ ड्रिंक्स के लिए आया। दूसरे जोड़े ने देखा कि वे रात भर एक दूसरे को चूमते रहे। रात करीब 11:45 बजे वे एक साथ वहां से निकले। रिचर्ड डैनियल को माउंट लॉरेल, न्यू जर्सी उसके घर छोड़कर फिर अपने घर जा रहे थे। वे रेस्तरां से निकलने के बाद कभी नहीं देखे गए। डैनियल के परिवार ने अगले दिन सबको सतर्क कर दिया। डैनियल घर पर नहीं थी जब पति ने बेटे को छोड़ा। परिवार ने रिचर्ड के परिवार और पुलिस से संपर्क कर दोनों की तलाश शुरू की। हालांकि उस जोड़े का कोई सुराग कभी नहीं मिला। डैनियल के भाई ने हेलीकॉप्टर से रास्ता देखने पर पैसे खर्च किए, पर रिचर्ड की काली डॉज डकोटा ट्रक नहीं मिली। सर्च और रेस्क्यू टीमों ने उन जलमार्गों में खोजबीन की जहां से वो जोड़ा शायद गुजरा हो, ताकि पता चल सके कि कहीं कोई हादसा तो नहीं हुआ था। उन्हें हादसे का कोई संकेत नहीं मिला। कुछ कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने अनुमान लगाया कि यह गुमशुदगी कुछ ज्यादा ही सफाई से अंजाम दी गई लगती थी और इसमें कोई और भी शामिल हो सकता है। ये सुझाव दिया गया कि उनकी गुमशुदगी शायद पेशेवर अपराधियों ने
पहले से योजना बनाकर अंजाम दी हो। ध्यान डैनियल के पति की ओर गया, जिन्होंने पहले रिचर्ड को धमकी दी थी, पर उनके पास गुमशुदगी की रात का अलिबी था और वे पुलिस के साथ सहयोग कर रहे हैं। रिचर्ड के जुए के कर्ज और प्रिस्क्रिप्शन दवाएं वितरित करने वाले गिरोह से संबंध को इस अपराध के संभावित कारणों में गिना गया है। हाल ही में खोज समूह एडवेंचर्स विद पर्पस ने इस मामले को अपने हाथ में लिया और एक दर्शक से मिली सूचना के बाद डेलावेयर नदी के एक हिस्से में खोजबीन की, लेकिन उन्हें वो जोड़ा नहीं मिला। यह मामला अनसुलझा है। सूचना देने पर $15,000 इनाम मिलेगा। Number 5. अपने इकबालिया बयान वाले इंटरव्यू में टेड बंडी बताता है कि अब तक पकड़े गए सबसे कुख्यात सीरियल किलर होने का अनुभव कैसा है। टेड बंडी ने 15 जनवरी 1978 को एक गलती की, जब वह कम से कम 30 लोगों की जान लेने का दावा कर चुका था। वह फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के सोरोरिटी हाउस गया। वह दरवाजे के टूटे हुए ताले से अंदर गया और मार्गरेट बोमन और लीसा लेवी की जान ले ली, लेकिन भागने के बजाय सीरियल किलर चलता रहा जब तक कि वह कैथी क्लीनर और कैरन चैंडलर से नहीं मिला। इसके बाद वह इमारत से बाहर निकला, सड़क पर कुछ ब्लॉक आगे गया और शेरिल थॉमस से मिला, लेकिन सीरियल किलर नहीं जानता था कि उन तीनों की बच निकलने की कहानियां दहला देने वाली थी। टेड बंडी सोरोरिटी हाउस से भागा क्योंकि पास आती एक कार की हेडलाइट्स ने कमरे को रोशन कर दिया। नीता नियरी को उनका बॉयफ्रेंड छोड़ने आया था जब उन्होंने सीरियल किलर की एक झलक देखी और बाद में उसके मुकदमे में गवाही दी। कैथी और करेन कई महीनों बाद पूरी तरह से ठीक हो गई, लेकिन शेरिल इतनी भाग्यशाली नहीं थी। हमले के समय शेरिल नृत्य की छात्रा थी और उनका सपना बैले नर्तकी बनने का था, लेकिन जब सबसे क्रूर सीरियल किलर ने उन संभावनाओं को खत्म कर दिया तो उनकी जिंदा रहने की कहानी इस तरह खत्म होती है कि वो अब दूसरों को बैले सिखाती हैं। बंडी को आखिरकार फरवरी 1978 में गिरफ्तार कर लिया गया था। चोरी की गई कार चलाने के लिए जब उसे रोका गया तो उसे 24 जनवरी 1989 को फांसी दी गई। Number 4. 13 जुलाई 1966 की रात करीब 11 बजे शिकागो के जेफरी मैनर में 9 महिला छात्र नर्स एक घर में रह रही थी जब एक खतरनाक सीरियल किलर जिसका नाम रिचर्ड स्पेक था इमारत में घुस आया। एक ब्लेड और एक छोटे कैलिबर के हथियार से लैस होकर वह शांतिपूर्वक नर्सों में से एक कोराजोन अमारो के बेडरूम के दरवाजे पर दस्तक दी और फिर उसे और उसकी साथियों को उनके कमरों से बाहर निकलने का आदेश दिया। यह सोचकर कि यह केवल डकैती है, कोराजोन, मरलिता गरहुला और वेलेंटीना पासियोन सीरियल किलर से बचने अलमारी में छुप गईं। साथी नर्सों ने उन्हें बाहर आने के लिए मना लिया। आपराधिक जांच में पता चला कि स्पेक ने फिर एक एक करके हर महिला को कमरे से बाहर ले जाकर उनकी हत्या कर दी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वह नशे में होने के कारण इमारत में कितने लोग थे इसकी गिनती भूल गया था। हालांकि कपड़े की पट्टियों से बंधी हुई थी, कोराजोन किसी तरह बिस्तर के नीचे छुपने में कामयाब रही और बाकी पूरी घटना के दौरान किसी की नज़र में नहीं आई। सुबह 6 बजे उसने अपनी और दूसरों की रस्सियां ढीली करने के बाद मदद मांगने की हिम्मत जुटाई। वह इमारत की एक खिड़की तक गई और मदद के लिए चिल्लाने लगी। तभी एक राहगीर ने शिकागो पुलिस विभाग से संपर्क किया, जिन्होंने तुरंत आपराधिक जांच शुरू कर दी। कोराजोन ने स्पेक का विवरण देने में सक्षम थी, खासकर उसके टैटू का जिस पर लिखा था बॉर्न टू रेज हेल। अपराध के कुछ दिन बाद ही स्पेक ने स्टार होटल में खुद को खत्म करने की कोशिश की और फिर कुक काउंटी अस्पताल में भर्ती हुआ। डॉक्टर लिरॉय स्मिथ ने स्पेक के उसी टैटू को देखा जिसका अखबार में जिक्र था और सामना करने पर स्पेक ने खुद को सीरियल किलर मान लिया। स्मिथ ने पुलिस को बताया और पुलिस ने कोराजोन से कहा कि वह यूनिफॉर्म पहनकर स्पेक के कमरे में जाए। उन्होंने उसे सीरियल किलर के रूप में पहचान लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। स्पेक की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। वह दिसंबर 1991 में जेल में ही चल बसे। Number 3.
अब तक के सबसे प्रसिद्ध सीरियल किलर में से एक जेफरी डैमर 1978 से 1991 के बीच अमेरिका में सक्रिय था और उसने 17 पुरुषों की जान ली थी। लेकिन 22 जुलाई 1991 को इस सीरियल किलर ने वो गलती की जिसे वो अपनी सबसे बड़ी गलती मानता है, और यही गलती अंततः उसकी बर्बादी का कारण बनी। उसने ट्रेसी एडवर्ड्स नाम के एक आदमी से मुलाकात की थी और थोड़ी देर बातचीत करने के बाद उसने उसे अपने अपार्टमेंट में आमंत्रित किया ताकि वो उसके साथ लोकप्रिय हॉरर फिल्म द एग्जॉर्सिस्ट देखते हुए उसका साथ दे सके। लेकिन ट्रेसी तब चिंतित हो गया जब उसने देखा कि डाहमर का व्यवहार बदल गया है। जब वे फिल्म देख रहे थे, सीरियल किलर कुछ डरावने दृश्यों के दौरान आगे पीछे झूल रहा था और धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रहा था। डाहमर ने ट्रेसी की धड़कन सुनी, जिसके बाद उसने कहा कि वो ट्रेसी की जान लेकर उसका दिल खाना चाहता है। डाहमर ने उसे हथकड़ी लगाने की कोशिश की, लेकिन ट्रेसी ने खुद को बचा लिया और वहां से भाग गया। बाहर निकलकर ट्रेसी ने पुलिस गाड़ी को रोका और अधिकारियों को डाहमर के अपार्टमेंट ले गया, जहां साफ हुआ कि वह सच में सीरियल किलर है। क्राइम सीन के सबूतों से पता चला कि उसने अपने अपार्टमेंट में कम से कम 11 पुरुषों की जान ली थी और ट्रेसी किस्मत से जिंदा बच गए। इसके बाद हुई फॉरेंसिक जांच बेहद भयावह थी, क्योंकि डाहमर ने दूसरों के अवशेष अपने अपार्टमेंट में रखे हुए थे, कुछ तो कई सालों तक। सीरियल किलर इंटरव्यू की एक श्रृंखला के दौरान जेफरी डैहमर ने जुर्म कबूल किया और अंततः उन्हें 16 उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ट्रेसी के बचने के बाद उसकी जिंदगी अंधेरे में डूब गई। उन्हें 26 जुलाई 2011 को गिरफ्तार किया गया था, जब यह पता चला कि मिल्वॉकी में एक झगड़े के दौरान उन्होंने खुद किसी की जान ले ली थी। अपराध जांचकर्ताओं को पुल के नीचे नदी में एक बेघर आदमी की लाश मिली। ट्रेसी ने उसे पुल से फेंकने का जुर्म कबूल कर लिया और उन्हें 1.5 साल की जेल और 2 साल की अतिरिक्त निगरानी की सजा सुनाई गई, क्योंकि अब वह खुद एक हत्यारा बन चुके थे। नंबर 2, कायला ब्राउन कुख्यात सीरियल किलर टॉड कोलेब की एकमात्र शिकार हैं, जो नवंबर 2016 में साउथ कैरोलिना में उसकी संपत्ति से बचाए जाने के बाद अपनी बच निकलने की कहानी बता सकी। कायला और उनके बॉयफ्रेंड चार्ल्स कार्वर को अगस्त में कोलेब ने अपनी संपत्ति की झाड़ियां साफ करने के लिए रखा था। नौकरी स्वीकारने के थोड़े समय बाद ही दोनों रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। चार्ल्स की मां तब चिंतित हो गई जब वह उनसे संपर्क नहीं कर पाई और उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। बाद में चार्ल्स के एक दोस्त ने उसके फेसबुक पेज पर अजीब गतिविधियां देखी, जैसे कि वह और कायला शादी कर चुके हैं, घर खरीदा है और कायला गर्भवती है। उसे शक हुआ कि ये रहस्यमय सोशल मीडिया पोस्ट कोई और कर रहा है और उसने पुलिस से संपर्क करने का फैसला किया। उसे यह अंदाजा नहीं था कि ये संदेश एक सीरियल किलर के दिमाग की झलक देंगे। इकबालिया बयान के दौरान जासूसों को कायला और चार्ल्स के बीच कोलेब की संपत्ति पर काम संबंधी संदेश मिले। फोन रिकॉर्ड से पता चला कि दोनों ने आखिरी बार उसी इलाके में फोन इस्तेमाल किया था। पुलिस जांचकर्ता संपत्ति पर पहुंचे, जहां अपराध स्थल मिला। शिपिंग कंटेनर में उन्होंने कायला को जंजीरों में पाया। घबराते हुए उसने तुरंत उन्हें अपने बचने की कहानी सुनाई कि वह यहां महीनों से लापता थी। कोलेब ने चार्ल्स को मार दिया था। उसकी कार उस संपत्ति पर मिली थी। जहां चार्ल्स को दफनाया गया था, वही पुलिस को एक और खुली कब्र मिली। उन्होंने मान लिया कि कोलेब अगले कुछ दिनों में कायला की जान लेने की योजना बना रही थी। हालांकि उसने कायला से कहा था कि वह उनके दोनों के लिए एक साउंड प्रूफ घर बनाएगी जिसमें वे रह सके। माना जाता है कि कोलेब ने शायद चार्ल्स के साथ हल्की बहस के बाद ऐसा किया था। बाद में उसने कहा कि यह कायला के आकर्षण के कारण था। जहां कई और लोगों की जान उसके हाथों गई, वही कायला ही एकमात्र है जो अपनी असली जिंदगी की डरावनी कहानी बता सकती है। उसने अब तक के सबसे डरावने इंसान को असली मायनों में एक सरीसृप बताया है। कोलेब ने जुर्म कबूल किया और उसे एक के बाद एक 7 उम्र कैद की सजा मिली है। नंबर 1, 13 मई 1992 को एक महिला का सामना
सबसे खतरनाक सीरियल किलर टॉमी लिन सेल से हुआ, जो अविश्वसनीय था। फैबियन विदरस्पून, जो उस समय 19 साल की थी, ने देखा कि बेघर टॉमी लिन सेल्स ओवरपास के पास था जब वह दोस्त के घर जा रही थी। फैबियन ने उसके हाथ में काम के बदले खाना बोर्ड देख मदद का फैसला किया, बिना जाने कि वह डरावनी स्थिति से बचने वाली है। टॉमी लिन सेल्स ने उसके साथ उसके दोस्त के घर जाना मंजूर किया। उसने टॉमी लिन सेल्स को बाहर इंतजार करने को कहा जब वह दोस्त की पेंट्री से खाना ले रही थी, लेकिन जब वह लौटी तो हैरान रह गई कि टॉमी लिन सेल्स अंदर आ गया था। चाकू हाथ में लेकर टॉमी लिन सेल्स ने उसे बाथरूम में जाने का आदेश दिया और फिर हमला कर दिया। फैबियन ने भारी सिरेमिक बत्तख से बार बार खुद का बचाव किया जब तक वह उसके हाथ में टूट नहीं गई। अब वह गुस्से में था, लेकिन उसने चाकू गिरा दिया था और अब वह चाकू फैबियन के पास था। उसने पूरी ताकत से उसे कई बार मारा, लेकिन आखिरी याद यही है कि सीरियल किलर ने पियानो स्टूल पकड़ा इससे पहले कि वो बेहोश हो गई। कुछ समय बाद पुलिस घर पहुंची और उसे चिकित्सकीय उपचार मिला। इसी दौरान टॉमी लिन सेल्स को गिरफ्तारी के बाद आपातकालीन देखभाल इकाई भेजा गया। आखिरकार उसने दोष स्वीकार करने का समझौता किया और शुरू में 5 साल की सजा पाई, लेकिन बाद में इतिहास के सबसे खतरनाक सीरियल किलर में शामिल हो गया। अगले 5 वर्षों में सेल्स ने 22 और लोगों की जान ले ली। हालांकि संदेह है कि यह संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। इस सीरियल किलर को 3 अप्रैल 2014 को टेक्सास स्टेट पेनिटेंट्री हंट्सविल में फांसी दे दी गई थी। फैबियन ने अपनी जिंदा बच निकलने की कहानी चेतावनी के रूप में सुनाई और अब डैनविल इलिनॉय में नर्स प्रैक्टिशनर हैं। ये बहादुर सर्वाइवर बाद में 3 बच्चों की मां बनी। आप सभी का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं, साथ ही सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। मेरा नाम टॉप 5 अननोन्स है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।